Assalamu alaikum. I am Aisha. Welcome to my channel Learn to Lead. हम इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 का कोर्स पढ़ रहे हैं और इसका हम लोग फर्स्ट पोर्शन कवर कर चुके हैं। हम इसकी डेफिनेशन और इसकी एवोल्यूशन एज अ सब्जेक्ट देख चुके हैं। नेशन स्टेट सिस्टम और एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी को भी देख चुके हैं। हम अब थीरीज और अप्रोचेस वाले पोर्शन पे हैं और उसके भी फर्स्ट पोर्शन में से हम लोगों ने क्लासिकल रियलिज्म को डिस्कस कर लिया है। आप थीरीज एंड अप्रोचेस का अगर पोर्शन खोल के देखें तो आपको फर्स्ट उसका जो पार्ट है उसमें नजर आएगा क्लासिकल रियलिज्म एंड क्लासिकल आइडियलिज्म, और उसी के थर्ड पार्ट में आपको नजर आएगा न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। तो हमने क्या किया है, हमने क्लासिकल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म को एक साथ स्टडी कर लिया जो कि पिछले लेक्चर में हमने किया, और अब हम ये कर रहे हैं कि आज हम लोग लिबरलिज्म, क्लासिकल आइडियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म को एक साथ डिस्कस करेंगे। लिबरलिज्म, जैसे कि मैंने आपको रियलिज्म का बताया था कि रियलिज्म इज द पावर पॉलिटिक्स मॉडल ऑफ आईआर। जहां तक लिबरलिज्म की बात है तो इट इज द कोऑपरेटिव मॉडल और कोऑपरेशन सेंटर्ड मॉडल ऑफ आईआर। साथ साथ रियलिज्म के साथ कंपेयर करते रहेंगे ताकि डिफरेंसेस ज्यादा क्लियर हो जाएं, और फिर बाद में हम लोग देख भी लेंगे जब हमने इनको अगर कंपेयर करना होगा तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लिबरलिज्म हम लोगों को किस तरह से मिलता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से हम लोगों को दो तरह के व्यू पॉइंट्स मिलते हैं रियलिज्म के, इसी तरह से दो व्यू पॉइंट्स हम लोगों को लिबरलिज्म के भी मिलते हैं। एक को हम कहते हैं क्लासिकल और दूसरे को हम कहते हैं नियो लिबरलिज्म। सिलेबस में तो मेंशन है क्लासिकल आइडियलिज्म, ठीक है। तो हुआ क्या था असल में, जब जो भी लिबरल्स के आइडियाज थे जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उनको जो रियलिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज करके कहा कि लिबरल्स जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक हैं, इस तरह से रियल लाइफ में होता नहीं है। तो उन्होंने क्लासिकल लिबरलिज्म को, जो कि इंडिविजुअल लेवल की बात है, उसको इन्होंने लिबरलिज्म के बजाय आइडियलिज्म कहना स्टार्ट कर दिया। और जब आइडियलिज्म कहना स्टार्ट किया तो फिर क्या हुआ, तब से क्लासिकल लिबरलिज्म को क्लासिकल आइडियलिज्म ही कहा जाता है। जहां तक न्यू लेवल की बात है तो इसको न्यू लिबरलिज्म ही कहा जाता है। रीजन बीइंग कि कुछ पॉइंट न्यू लिबरलिज्म के न्यू रियलिज्म के साथ कन्वर्ज करते हैं, वो भी अभी हम देख लेंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि इनकी अजम्पशंस क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग लेवल ऑफ एनालिसिस की बात करें तो क्लासिकल आइडियलिज्म बात करता है इंडिविजुअल लेवल की, न्यू लिबरलिज्म बात करता है स्टेट लेवल की। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से रियलिज्म में हमने देखा था लेवल ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल की बात करता था। रियलिज्म कहता था कि इंडिविजुअल इगोइस्टिक होता है, सेल्फिश होता है, ग्रीडी होता है, डिसीटफुल होता है। लिबरल्स ये नहीं कहते, लिबरल्स का व्यू पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि वो इंडिविजुअल्स की बात करते थे रियलिज्म, तो क्लासिकल आइडियलिज्म में भी इंडिविजुअल की ही बात की जाती है। इसी तरह से जिस तरह न्यू रियलिज्म में हमने बात की थी कि वो स्टेट लेवल को एनालाइज करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, इसी तरह से न्यू लिबरल्स भी स्टेट की ही बात करते हैं। जहां तक एजम्पशन की बात है, क्लासिकल आइडियलिस्ट क्या अज्यूम करते हैं ह्यूमन के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में, तो इनकी अजम्पशन है कि ह्यूमन बीइंग इज एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक का क्या मतलब है? दे से ह्यूमंस आर गुड बाय नेचर, दे आर कोऑपरेटिव बाय नेचर एंड दे आर पीसफुल बाय नेचर। तो इनकी ये जो बातें हैं, ये जो ह्यूमंस के बारे में कहते हैं कि दे आर गुड, दे आर कोऑपरेटिव, दे आर पीसफुल, दे आर नॉट सेल्फिश, इन चीजों को देख के रियलिस्ट ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बहुत आइडियलिस्टिक बातें हैं, ये आइडियलिज्म है, इसलिए क्लासिकल लिबरलिज्म को क्लासिकल आइडियलिज्म कहा जाने लगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो ये बात करते हैं वो ये कहते हैं, क्लासिकल लेवल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये कहते हैं कि
humans are treated as means rather than ends। इसका क्या मतलब हुआ? आइडियलिस्ट ये कहते हैं, क्लासिकल आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि ह्यूमंस को ट्रीट किया जाता है एज मीन्स रादर देन एंड्स, यानी कि ह्यूमंस को यूज किया जाता है एज मीन्स, इनको यूज किया जाता है और इनको यूज करके स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट या फिर स्टेट की पावर को इंक्रीज करने की कोशिश की जाती है। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज कर लिए जाते हैं और स्टेट का एंड ऑब्जेक्टिव, स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट होता है, स्टेट का एंड ऑब्जेक्टिव इन ह्यूमंस की डेवलपमेंट नहीं होती। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जब सारे रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं तो डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज कॉज हो जाती है। जब ये डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज कॉज होती है तो फिर ह्यूमंस आर कंपेल्ड टू शो सेल्फिशनेस, टू शो ग्रीड एंड टू शो अ टेंडेंसी फॉर गेन्स, जिसकी हमने रियलिज्म में बात की। तो आइडियलिस्ट का बेसिकली कहना यह है कि इंडिविजुअल बाय नेचर एल्ट्रुइस्टिक है, he is good, he is cooperative and peaceful, but since he is treated as a means rather than the ends, that is why when the resources get deficient, जो कि उस पे यूज नहीं हो सकते, तो फिर deficient resources की वजह से और ज्यादा humans की वजह से होता क्या है कि वो फिर अपनी वो selfish और greedy और gains oriented personality शो करता है जो वो रियल में नहीं है, लेकिन deficiency of resources उसको कंपेल करती है कि वो उस तरह से करे। तो फिर ये इसका सोल्यूशन क्या देते हैं क्लासिकल आइडियलिस्ट? वो ये कहते हैं कि ह्यूमंस को एज मीन्स ट्रीट ना किया जाए, ह्यूमंस को एज एंड्स ट्रीट किया जाए। मतलब जितने भी रिसोर्सेज है स्टेट के पास वो इन ह्यूमंस की डेवलपमेंट के लिए यूज किए जाए, उनका एंड ऑब्जेक्टिव ह्यूमंस होना चाहिए, उन ह्यूमंस की, उन इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट होनी चाहिए रादर देन स्टेट्स नेशनल इंटरेस्ट। तो होगा क्या कि जब ये इंडिविजुअल्स, इनको डेवलप किया जाएगा, इनकी कंडीशंस बेहतर होंगी, तो एज अ होल जितनी भी स्टेट्स हैं सबके इंडिविजुअल्स ये कहेंगे कि हम वॉर नहीं चाहते, हम पीसफुल मीन्स की तरफ ही जाना चाहते हैं। मतलब कि फिर वो अपनी वही अल्ट्रुइस्टिक नेचर शो करेंगे जो वो इन रियलिटी हैं, लेकिन उनको सिचुएशन की वजह से अपनी वो नेचर शो करना पड़ती है जो वो इन रियलिटी नहीं है। तो इसलिए ये सॉल्यूशन ये देते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट करो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, ऑन द होल जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। जहां तक नियो लेवल की बात है तो नियो लिबरलिज्म, क्योंकि स्टेट लेवल की बात करते हैं, लेकिन इनकी जो अजम्पशन है वो है देखें, यही बात हम लोगों ने नियो रियलिज्म में की थी ना, कि नियो रियलिस्ट की अजम्पशन ये है कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर एनार्किक है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी डायलेमा है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, सेल्फ हेल्प की वजह से हर कोई अपनी पावर खुद इंक्रीज करने में लगा हुआ है। तो सिमिलरली नियो लिबरल्स भी यही कहते हैं कि हाँ, स्टेट ऑपरेट करती है ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर जो कि एनार्किक है, लेकिन जब आप पावर मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाते हो तो प्रॉब्लम मजीद बढ़ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो पावर मैक्सिमाइजेशन के बारे में लिबरल्स ये कहते हैं कि पावर मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द सॉल्यूशन, पावर मैक्सिमाइजेशन नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशंस देते हैं लिबरल्स? वो ये कहते हैं, और ये लिबरल्स के 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि 3 डिफरेंट सजेशंस देते हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि इंस्टीट्यूशंस बना दो या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बना दो। दूसरा ग्रुप ये कहता है कि लीगल मीन्स के थ्रू कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको रिजॉल्व करो। और तीसरा ग्रुप ये कहता है कि कॉमर्स के जरिए सॉल्यूशन, कॉमर्स या ट्रेड के जरिए सॉल्यूशन निकालो। कैसे? अब देखिए, ये कहते हैं कि क्योंकि स्टेट इंटरनेशनल एनार्किक स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट कर रही है और उस एनार्की को कम से कम करना है, तो उस एनार्की को कम से कम करने की एक ही सॉल्यूशन है, और वो ये है कि आपस में कोऑपरेशन बिल्ड की जाए। कोऑपरेशन बिल्ड करने के लिए लिबरल्स के, न्यू लिबरल्स के 3 ग्रुप्स हैं जो कि डिफरेंट सजेशंस देते हैं।
पहला ग्रुप ये कहता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बना दी जाएं, सब स्टेट्स उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर्स हों, और अगर कोई डिस्प्यूट हो तो सब स्टेट्स कलेक्टिवली ऑपरेट करें ताकि वॉर को अवॉइड किया जा सके और पीसफुली सेटल हो सके डिस्प्यूट्स। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है लीग ऑफ नेशंस की। लीग ऑफ नेशंस के टाइम पे वुड्रो विल्सन ने, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो वुड्रो विल्सन ने कहा कि इट इज अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। उसके बाद वुड्रो विल्सन ने ये सजेस्ट किया कि लीग ऑफ नेशंस होनी चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होनी चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि जिसके ऊपर कलेक्टिव सिक्योरिटी, हम लोगों ने पहले भी एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी में बात की थी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की फिर लीग ऑफ नेशंस ने कि मिल के सबकी सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, लेकिन मिल के काम करेंगे। तो आइडिया बेसिकली ये था कि अगर कोई स्टेट हेजमोन बनने की कोशिश करेगी या फिर बाकी किसी दूसरी स्टेट के ऊपर अपनी डोमिनेंस इंक्रीज करने की कोशिश करेगी तो उस एक स्टेट की पावर और बाकी सब कि अगर कलेक्टिव पावर को कंपेयर किया जाए तो उस एक स्टेट की पावर बाकी सबकी कलेक्टिव पावर से कम होगी। एज अ रिजल्ट वो डिटर हो जाएगी और वो अपनी हेजमनी कायम करने की कोशिश नहीं करेगी। यूं स्टेट्स आपस में पीसफुली मैटर को रिजॉल्व कर लेंगी और वॉर की तरफ कोई भी नहीं जाएगा। दूसरी बात जो लिबरल्स ने कही वो कही कि लीगल मीन्स के थ्रू कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको सॉल्व किया जाए, और इस कॉन्टेक्स्ट में फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनाई गई, जिसने अपने इंसेप्शन के बाद 1922 में इंसेप्शन के बाद एक साल बाद ही एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल केस को भी डील किया। तो इनका ये कहना है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो लीगल मीन्स की तरफ रिजॉर्ट कर जाओ और लीगल मीन्स के जरिए उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करो। यूं होगा ये कि क्योंकि लीगल मीन्स के जरिए एडजुडिकेट हो जाएगा कोई भी केस और लीगली सब उस को मान लेंगे तो फिर अगेन वॉर अवॉइड हो जाएगी। तीसरी बात जो न्यू लिबरल्स कहते हैं वो कहते हैं कि कॉमर्स के जरिए या ट्रेड के जरिए स्टेट्स को आपस में बाइंड कर दो, स्टेट्स को आपस में ट्रेड के जरिए नॉट कर दो। तो होगा क्या कि क्योंकि एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ ट्रेड कर रही होगी तो इन्वेस्टमेंट्स हो रही होंगी एक स्टेट की दूसरी स्टेट में, तो स्टेट्स कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि स्टेट्स वॉर की तरफ जाए और उनके प्रॉफिट्स डिक्रीज हों। दूसरी बात ये होगी कि हम लोग जैसे एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी में भी ये बात डिस्कस की थी कि जैसे जैसे सिटी स्टेट्स या फिर डिफरेंट जो पॉलिटिकल सोसाइटीज एग्जिस्ट करती थी उनमें आपस में ट्रेड रिलेशंस या कमर्शियल रिलेशंस बेहतर होते चले गए, तो फिर क्या हुआ कि उनके आपस में उनमें हम लोगों को इंटरनेशनल सोसाइटी के एलिमेंट्स नजर आने लगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लिबरल्स ये कहते हैं कि अगर कॉमर्शियल एक्टिविटीज में स्टेट्स इन्वॉल्व होंगी तो स्टेट्स के जो बिजनेस एलीट होंगे, हम लोगों ने ये बात डिस्कस की हुई है पहले नॉन स्टेट एक्टर्स में, हमने बात डिस्कस की थी ना कि ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स में बिजनेस ग्रुप्स भी हो सकते हैं, बिजनेस एलीट्स भी हो सकते हैं। तो फिर इनका ये कहना है कि वो जो बिजनेस एलीट्स होंगे वो ट्रांसनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स बन जाएंगे, एक इंपॉर्टेंट नॉन स्टेट एक्टर बन जाएंगे, प्रेशर ग्रुप्स बन जाएंगे, और जब वो ये बन जाएंगे प्रेशर ग्रुप्स वो बन जाएंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट एट स्टेक होगी किसी दूसरी स्टेट के अंदर। तो वो अगर उनकी अपनी स्टेट किसी दूसरी स्टेट के ऊपर अटैक करना चाह रही है या फिर मिलिट्री मींस यूज करना चाह रही है किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराने के लिए, तो वो प्रेशराइज करेंगे उस गवर्नमेंट को कि इस तरह से ना किया जाए, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनकी इन्वेस्टमेंट एट स्टेक हो। तो इसलिए जब हम लोग ये तीन चीजें करते हैं, ये तीन काम करते हैं, तो लिबरल्स का ये कहना है, न्यू लिबरल्स का ये कहना है, फिर स्टेट्स में आपस में कोऑपरेशन इंक्रीज होगी। अच्छा, अब इसके बाद मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर के एंड पे कि पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस पूछे हुए थे। आई थिंक वो कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ पूछे हुए थे, लेकिन अभी क्योंकि हम लोगों ने लिबरलिज्म और रियलिज्म दोनों डिस्कस कर लिए हैं तो हम लोग इसके साथ देख लेते हैं कंपेयर करके कि इनके पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या हैं। तो जब कंस्ट्रक्टिविज्म डिस्कस हो जाएगी फिर से दोबारा से उसके भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग तीन टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करते हैं जो कि हम लोगों को ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेंगी कि पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस क्या होते हैं, पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस क्या होते हैं। तो देखते हैं कि वो क्या होते हैं। एक टर्म है करंट ऑफ अ थॉट, सॉरी पॉजिटिव ऑफ अ थॉट, एक टर्म है वेरिएंट ऑफ अ थॉट,
और एक टर्म है करंट ऑफ अ थॉट। पॉजिटिव ऑफ अ थॉट को हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, मुझे इसको फिल अप करना था, ये मेरे से खुला ही नहीं। इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड बज। इसको रहने देते हैं। अच्छा देखें, पॉजिटिव ऑफ अ थॉट, वेरिएंट ऑफ अ थॉट, करंट ऑफ अ थॉट, क्या मतलब हुआ? अब कोई भी अगर दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनमें अगर कोई बात सिमिलर है, सेम है, तो उसको हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव ऑफ द थॉट है। कैसे कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर जितने भी मकतबा फिक्र हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नमाज फर्ज है। सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि नमाज फर्ज है, नमाज पढ़नी चाहिए। तो उन सबका ये पॉजिटिव ऑफ द थॉट है कि नमाज फर्ज है। उनके 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 पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे कन्वर्जेंस आ जाती है। फिर उसी एक ग्रुप के अंदर जो कि एक बात को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, तो उससे क्या होता है, वहां पे वो जो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं उनको वेरिएंट ऑफ अ थॉट कहते हैं। अब वेरिएंट ऑफ अ थॉट क्या हो जाएगा इस एग्जाम्पल में? कोई कहता है कि जो सिर्फ पहली तकबीर होती है नमाज में, बस उसके लिए अल्लाह अकबर के लिए हाथ ऊपर करने हैं। कोई कहते हैं कि नहीं, हर मर्तबा रुकू में जाने से पहले हाथ ऊपर करने हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? ये वेरिएंट ऑफ अ थॉट है। यहाँ पे उनमें पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस आ गई, लेकिन उसी सेम ग्रुप के अंदर जो कि एक बात पे कन्वर्ज हुए हुए थे, तो फर्दर उनके अंदर किसी और पॉइंट पे डाइवर्जेंस आ गई, तो उसको हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ अ थॉट या फिर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। जहां तक करंट ऑफ अ थॉट की बात है, तो करंट ऑफ अ थॉट इज द बज। कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिबेट हो रही होती है करंटली, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो बज है या वो करंट ऑफ द थॉट है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि क्लासिकल आइडियलिज्म और लिबरलिज्म के दरमियान में, या फिर रियलिज्म और लिबरलिज्म के दरमियान में कौन सी चीजें पॉजिटिव ऑफ द थॉट है, कौन सी चीजें करंट ऑफ द थॉट है, ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात अगर हम लोग करें क्लासिकल आइडियलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म के दरमियान, तो अगर हम लोग बात करें लेवल ऑफ एनालिसिस की, तो लेवल ऑफ एनालिसिस क्लासिकल आइडियलिज्म का भी क्लासिकल रियलिज्म का भी और क्लासिकल आइडियलिज्म का भी, दोनों का क्या है, इंडिविजुअल है। तो दोनों इस बात पे कन्वर्ज होते हैं, दोनों का ये पॉजिटिव ऑफ द थॉट हो गया कि दोनों इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं। जहां तक हम लोग नियो डिबेट्स की बात करें, यानी कि नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म, तो ये दोनों बात करते हैं स्टेट लेवल की। तो ये दोनों भी लेवल ऑफ एनालिसिस की बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों करंट्स ऑफ द थॉट है, या फिर ये इनमें पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है। जहां तक ये बात है कि इनके लेवल ऑफ एजम्पशन क्या है, तो लेवल ऑफ एजम्पशन अगर हम लोग देख लेते हैं, या जो भी इनकी जो एजम्पशन है वो क्या है, जहां तक नियो डिबेट्स की बात है, तो नियो रियलिज्म भी और नियो लिबरलिज्म भी दोनों क्या कहते हैं, दोनों ये कहते हैं ना कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर एनार्किक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो नियो डिबेट्स हैं, नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म, दोनों कन्वर्जेंट हैं, दोनों पॉजिटिव ऑफ द थॉट हैं इस बात के ऊपर कि इनकी एजम्पशन क्या है कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर एनार्किक है। तो एजम्पशन की बात जब हम कर रहे हैं, तो एजम्पशन के ऊपर नियो रियलिज्म और नियो लिबरलिज्म दोनों कन्वर्जेंट हैं, दोनों पॉजिटिव ऑफ द थॉट हैं। जहां तक वेरिएंट ऑफ अ थॉट की बात करें, तो हम लोगों ने ये बात तो की क्लासिकल रियलिज्म और क्लासिकल आइडियलिज्म दोनों इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, लेकिन क्या ये इंडिविजुअल के बारे में जो एजम्पशन करते हैं उस पे ये दोनों वेरिएंट हैं या उस पे ये दोनों करंट ऑफ द थॉट है? तो एजम्पशन के लेवल के ऊपर क्लासिकल रियलिज्म क्या कहता है? क्लासिकल रियलिज्म अज्यूम करता है कि ह्यूमन या इंडिविजुअल ईगोइस्टिक है, सेल्फिश है, डिसीटफुल है। क्लासिकल आइडियलिज्म कहता है ह्यूमन एल्ट्रुइस्टिक है, ह्यूमन बाय नेचर अच्छा है, ह्यूमन बाय नेचर कोऑपरेटिव है, पीसफुल है। तो
एग्जाम्पशन की बेस पे अगर हम लोग बात करें तो क्लासिकल रियलिज्म और क्लासिकल आइडियलिज्म, क्लासिकल लेवल की डिबेट्स दोनों वेरिएंट ऑफ अ थॉट है या फिर डाइवर्जेंट हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से डाइवर्ज कर रहा है। वेर एज न्यू डिबेट की अगर हम बात करें तो वो एग्जाम्पशन के लेवल के ऊपर कन्वर्जेंट हैं। तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या फिर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, जो कि हम लोग अगर रियलिज्म या लिबरलिज्म को कंपेयर करें तो उसमें हम लोग इस तरह से बता सकते हैं। और अगर किसी भी और थ्योरी, किसी भी दो थ्योरीज का आपसे कंपैरिजन पूछा हो तो आप इसी तरह से देखेंगे कि किस पॉइंट ऑफ व्यू पे वो दोनों बात सेम कर रहे हैं और किस पॉइंट ऑफ व्यू पे वो दोनों डिफरेंट बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपने उनको आपस में कंपेयर करना है। जहां तक करंट ऑफ अ थॉट की बात है तो कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी ऐसी डिबेट जो करंटली बहुत ज्यादा जिसके बारे में बात हो रही है, अगर करंटली हम लोग एग्जाम्पल लें तो आजकल बस किस चीज का है, आजकल बस कोविड-19 का है, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। इसकी स्टेट्स जो अपने बॉर्डर्स क्लोज कर रही हैं, स्टेट्स जो रियलिस्ट बिहेवियर शो कर रही हैं या फिर स्टेट्स जो लिबरल बिहेवियर शो कर रही हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना, के खुद कोप अप करके बाकियों को हेल्प आउट करना, उस सब के बारे में बात हो रही है। तो दैट इज कॉल्ड करंट ऑफ द थॉट और बज। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट थीरीज को आपस में या फिर कोई भी जो कॉन्सेप्ट है उनको आपस में कि उनके पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, उनके पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या है। अब हम देखेंगे वापस लिबरलिज्म की तरफ जाएंगे। इमैनुअल कैंट जो कि बहुत ज्यादा एक फेमस लिबरलिस्ट हैं, बहुत ज्यादा फेमस लिबरल हैं, उन्होंने एक परपेचुअल पीस मॉडल दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जब ये इंश्योर करा दो तो वर्ल्ड के अंदर पीस इंश्योर हो जाएगा, परपेचुअल पीस इंश्योर हो जाएगा। तो वो मॉडल देख लेते हैं वो क्या था। इमैनुअल कैंट ने जो मॉडल दिया था उसको कहते हैं कैंटियन परपेचुअल पीस ट्रायंगुलर मॉडल। और इसमें इन्होंने एक ट्रायंगुलर फॉर्म में एक मॉडल बना के बता दिया कि क्या क्या चीजें इंश्योर करवाएं जिसकी वजह से स्टेट्स के अंदर परपेचुअल पीस डेवलप हो सकता है और स्टेट्स वॉर की तरफ नहीं जाएंगी। तो इमैनुअल कैंट ने जो सबसे पहली प्रोपोजिशन दी थी वो थी लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये टर्मिनोलॉजी मोर और लेस हम लोग डिस्कस अभी कर चुके हैं लेकिन अलग से इन्होंने बताई थी तो इसलिए हम डिस्कस करने लगे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही थी लिबरल कमर्शियलिज्म की, और तीसरा इन्होंने कहा लिबरल इंटरनेशनलिज्म। इमैनुअल कैंट ने ये कहा कि जब ये तीनों चीजें अगर इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर इंश्योर करवा दी जाएं तो परपेचुअल पीस इंश्योर हो जाएगा, स्टेट्स वॉर की तरफ नहीं जाएंगी, स्टेट्स आपस में पीसफुली एग्जिस्ट करेंगी। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म मतलब इमैनुअल कैंट ने ये कहा कि कोई इंस्टीट्यूशंस बना दो जिनकी मेंबर स्टेट्स हों और वो आपस में जब भी रिजॉल्व करना चाहें डिस्प्यूट्स तो वो पीसफुली रिजॉल्व करना चाहें। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म को हम लोग कुछ बुक्स में आपको मिलेगा इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म भी कह सकते हैं, कुछ बुक्स में इसको इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म कहा होगा, कहीं पे लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की टर्मिनोलॉजी यूज की हुई होगी। तो इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म या लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशंस बना दो, यूनाइटेड नेशंस बना दो कि स्टेट्स उसकी मेंबर्स हों, स्टेट्स डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए वहां पे जाएं और रेजोल्यूशंस पास हों और इस तरह से पीसफुल मीन्स के जरिए डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। जहां तक लिबरल कमर्शियलिज्म की बात है तो इमैनुअल कैंट ने यह कहा कि स्टेट्स को आपस में कमर्शियल टाइज के जरिए, कमर्शियल एक्टिविटीज के जरिए आपस में बाउंड कर दो। फिर क्या होगा, क्योंकि एक स्टेट की इन्वेस्टमेंट दूसरी स्टेट में हुई भी होगी तो फिर स्टेट कभी भी नहीं चाहेगी कि वो दूसरी स्टेट पे अटैक करे और उस स्टेट का अपना जितना भी कैपिटल वहां इन्वेस्ट हुआ हुआ है, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो एट स्टेक हो। तो इस तरह से आपस में टाई कर दो। इसकी हम लोगों को एक बहुत ज्यादा आइडियल एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन की मिलती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि ब्रेग्जिट हो गया है वो एक अलग चीज है, हाँ रियलिस्ट उसको लिबरलिज्म के क्रिटिसिज्म के लिए यूज जरूर करते हैं, लेकिन जहां तक यूरोपियन यूनियन के बनने की बात है और यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कंट्रीज हैं उनका आपस में कमर्शियली आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की बात है तो उस हद तक हम लोग इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं। और लिबरल्स तो यही कहते हैं ना कि लिबरल कमर्शियलिज्म होना चाहिए।
तीसरी चीज जो इमैनुअल कैंट ने बताई, उन्होंने कहा कि लिबरल इंटरनेशनलिज्म होना चाहिए। लिबरल इंटरनेशनलिज्म का मतलब है कि डेमोक्रेटिक पॉलिसीज को अडॉप्ट करें, चाहे एट स्टेट लेवल या फिर एट डोमेस्टिक लेवल या फिर फोरम्स के ऊपर। इन्होंने ये कहा कि स्टेट्स जब डेमोक्रेटिक मींस शो करेंगी, डेमोक्रेसी होगी स्टेट्स के आपस में, तो स्टेट्स क्या करेंगी, स्टेट्स फिर आपस में पीसफुली रहेंगी, पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगी। और इनका ये भी कहना था कि जिन स्टेट्स में डेमोक्रेसी होती है, स्टेट्स के अंदर डेमोक्रेसी होती है, बहुत कम इस तरह से देखा गया है कि दो स्टेट्स रिजॉर्ट टू वॉर, वो वॉर में जाएं अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। होता क्या है कि क्योंकि उन स्टेट्स में डोमेस्टिकली भी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही होती हैं, तो फोरम्स के लेवल के ऊपर भी फिर वो डेमोक्रेसी को ही परस्यू करती हैं। वो अपने स्टेट के हद से बाहर भी वो यही देखती हैं कि हम लोगों को इंटरनेशनल अफेयर्स को एज एन एक्सटेंशन ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को फिर डील करना चाहिए डोमेस्टिक अफेयर्स के इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर। लिबरल इंटरनेशनलिज्म को रिपब्लिकन लिबरलिज्म भी कहा जाता है। रिपब्लिकन लिबरलिज्म भी कहा जाता है और डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी कहा जाता है। और इसका मैं बताना भूल गई, लिबरल कमर्शियलिज्म को इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म भी कहा जाता है। तो इस तरह से कैंट का ये कहना है कि जब ये तीनों एलिमेंट्स इंश्योर्ड होंगे इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर, तो इंटरनेशनल सोसाइटी में पीस इंश्योर हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें सार्क के लेवल के ऊपर, अगर हम सार्क की एग्जांपल लें, अगर हम यूएन की एग्जांपल लें, अगर हम यूरोपियन यूनियन की एग्जांपल लें, तो सार्क में अगर हम देखें तो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म ठीक है, कुछ हद तक है। लिबरल कमर्शियलिज्म भी है, स्टेट्स की आपस में कमर्शियल एक्टिविटीज में स्टेट्स इन्वॉल्व है। लेकिन जहां तक लिबरल इंटरनेशनलिज्म की बात है, तो वो हम लोगों को सार्क के लेवल पे नजर नहीं आता। हम लोगों को डिफेक्टो हेजमनी नजर आती है इंडिया की। तो इसके अंदर हम लोगों को डेमोक्रेटिक क्योंकि पॉलिसीज नजर नहीं आती, तो हम नहीं कह सकते कि सार्क की बेस के ऊपर, सार्क को बेस बना के हम लोग लिबरल्स के अकॉर्डिंग पीस इंश्योर करवा सकते हैं। जहां तक यूएन की बात है, तो यूएन के अंदर भी लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, सब स्टेट्स इसकी मेंबर्स हैं, सब स्टेट्स रिकॉग्नाइज भी करती हैं यूएन चार्टर को। जहां तक कमर्शियलिज्म की बात है, तो हाँ, जितने भी मेंबर्स हैं यूएन के 193 मेंबर्स, उनमें आपस में कमर्शियल टाइज जरूर हैं। लेकिन जहां तक लिबरल इंटरनेशनलिज्म की बात है, तो यूएन में क्योंकि वीटो पावर है जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनके पास, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि यूएन इस मॉडल को फॉलो कर रहा है। जहां तक यूरोपियन यूनियन की बात है, तो हम लोगों को लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी नजर आता है, लिबरल कमर्शियलिज्म भी और लिबरल इंटरनेशनलिज्म भी। तो हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन इसीलिए सक्सेसफुल रहा क्योंकि यूरोपियन यूनियन इन तीनों को फॉलो कर रहा था और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में आपस में पीस था। लेकिन जहां तक ब्रेक्जिट की बात है, तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि अब ब्रेक्जिट हो गया और अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए यूके ने ये डिसाइड किया कि यूके ब्रेक्जिट कर दे, यूके एग्जिट कर ले यूरोपियन यूनियन से, तो हाँ, ये एक क्रिटिसिज्म बनता है रियलिस्ट का, अगर हम कहना चाहे तो। एक और कॉन्सेप्ट है, उस पे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से लिबरल्स और क्लासिकल आइडियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म कन्वर्ज हो जाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का। सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म नाम से जाहिर है, देखिए सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की बात करते हैं, ये इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि जब कभी भी आपने लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म करना है, या आपने लिबरल कमर्शियलिज्म करना है, या आपने लिबरल इंटरनेशनलिज्म करना है, इमैनुअल कैंट के ही बात को एक्सटेंड किया हुआ है, तो आपका फोकस सोसाइटी होनी चाहिए, आपका फोकस इंडिविजुअल्स होने चाहिए, आपका फोकस उन इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट होना चाहिए। दो स्टेट लेवल पे आप आपस में कोऑपरेट करोगे, लेकिन आपका अल्टीमेट फोकस सोसाइटी और इंडिविजुअल्स होने चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे ये बात न्यू लिबरल्स करते हैं कि स्टेट लेवल पे जाके कोऑपरेशन करो, लेकिन अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट के लिए बात करो,
तो क्लासिकल आइडियलिज्म वालों ने क्या बात की थी, वो भी यही कहते थे ना कि इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट की बात करो। तो फिर यहाँ पे आके क्लासिकल आइडियलिज्म और नियो लिबरलिज्म दोनों कन्वर्ज कर जाते हैं। ये इनका पॉजिटिव ऑफ द थॉट है। तो यहाँ पे आके अगर हम लोग इंट्रा डिबेट की बात करें तो इंट्रा डिबेट लेवल के ऊपर, इंट्रा थियरी लेवल के ऊपर क्लासिकल आइडियलिज्म और नियो लिबरलिज्म इस पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर लेते हैं जब वो सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट्स आई होप आपको समझ आए होंगे। अब देख लेते हैं कि लिबरलिज्म के ऊपर जो रियलिस्ट ने क्रिटिसिज्म किया या जो लिबरलिज्म की लिमिटेशंस थी वो क्या थी। रियलिस्ट ने जो क्रिटिसिज्म किया लिबरल्स के ऊपर, उसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं वो क्या था। रियलिस्ट ये कहते हैं कि ऑल्दो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म हुआ, लिबरल इंस्टीट्यूशंस बनी और इसलिए बनी कि स्टेट्स के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके, स्टेट्स को पावर यूज करने से या पावर मैक्सिमाइज करने से रोका जा सके, स्टेट्स को वेल्थ इंक्रीज करने पे लगाया जा सके, उनको कमर्शियल एक्टिविटीज में आपस में इन्वॉल्व किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद रियलिस्ट एग्जाम्पल्स देते हैं लीग ऑफ नेशंस की और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की। ये कहते हैं कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, लीग ऑफ नेशंस बनाई गई थी इंस्टीट्यूशन लेवल पे, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनाई गई थी कि लीगल मीन्स के जरिए डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद ऐसा हो न सका, लीग ऑफ नेशंस रोक न सकी वर्ल्ड वॉर 2 जो हुई, वर्ल्ड वॉर 2 का आउटब्रेक ये रोक नहीं सकी। उसके अलावा अगेन वो जो कैलेस ब्रायन पैक्ट इन्होंने किया था लिबरल्स ने 1928 में, जिसमें भी ये बात की गई थी कि स्टेट्स वॉर की तरफ नहीं जाएंगे अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, तो इसमें से कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब 1928 के बाद से इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर और जापान के अंदर एग्रेसिव पॉलिसीज बनने लगी और उनके अंदर एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज बिल्डअप होने लगी, तो उनके ऊपर ये लिबरल इंस्टीट्यूशंस या फिर इस तरह के एग्रीमेंट्स कोई भी इन्फ्लुएंस ना कर सके, उनका बहुत ज्यादा मिनिमल इन्फ्लुएंस था। इसी वजह से अल्टीमेटली जाके वर्ल्ड वॉर 2 हुई और वर्ल्ड वॉर 2 ये शो करती है, रियलिस्ट कहते हैं कि स्टेट्स अल्टीमेटली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए पावर यूज करने की तरफ ही जाती है, मिलिट्री इनकाउंटर ही होता है। सेकेंड जो पॉइंट, सेकंड क्रिटिसिज्म करते हैं रियलिस्ट लिबरल्स के ऊपर, वो है सॉवरेंटी हम लोगों ने नेशन स्टेट सिस्टम के एलिमेंट्स में पढ़ा। मॉडर्न नेशन स्टेट का, किसी भी नेशन स्टेट का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि उसको अपनी सॉवरेंटी मेंटेन रखनी होती है। लेकिन रियलिस्ट ये कहते हैं कि लिबरलिज्म तो चैलेंज करता है सॉवरेनिटी को। कैसे? जब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होंगी, वो ट्रांस बॉर्डर अपना ट्रेड करेंगी, वो ट्रांस बॉर्डर इंटरेक्शन रखेंगी, जब टेक्नोलॉजी यूज होगी तो फिर स्टेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी, तो उनकी तो सॉवरेनिटी के कुछ चंक्स किसी दूसरी स्टेट के पास होंगे, तो वो सॉवरेनिटी का एलिमेंट तो चैलेंज हो गया ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज करके कोई भी स्टेट किसी दूसरी स्टेट में इंटरवीन कर सकती है, किसी दूसरी स्टेट की सर्वेलेंस कर सकती है, स्पाइंग कर सकती है। तो फिर रियलिस्ट ये कहते हैं कि ये जो सॉवरेनिटी का एलिमेंट है, इसको लिबरलिज्म चैलेंज करता है। तीसरी बात जो रियलिस्ट कहते हैं वो है रियलिस्ट ये कहते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट दिया था बैलेंस ऑफ पावर का दुनिया अब भी उसको परस्यू करती है। दुनिया पावर को बैलेंस करने के लिए अब भी अपनी मिलिट्री को एनहांस कर रही है, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है। दुनिया बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए, पावर को बैलेंस करने के लिए अब भी अलायंसेस बना रही है। रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया का आपस में डिफेंस बजट्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंड करना रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जस्टिफाइड है। रिसेंटली ही
अलायंसेस अगर हम लोग देखें, इंडिया की ही रीजन के अंदर पावर को बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान का टिल्ट चाइना की तरफ रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जस्टिफाइड है। ये जो बात मैंने कही है कि रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जस्टिफाइड है, और शुरू में जो मैंने कहा कि रियलिस्ट ये कहते हैं कि स्टेट्स अब भी अलायंसेस बनाती हैं, अब भी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं, जैसा कि मैंने फिर एग्जाम्पल दी कि इंडिया पाकिस्तान की। उसके बाद मैंने कहा कि ये रियलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जस्टिफाइड है। ये मैंने आपको थ्योरी अप्लाई करके बताई। पहले मैंने आपको ये बताया कि थ्योरी क्या कहती है, फिर मैंने आपको एग्जांपल दी कि इस तरह से कहां हो रहा है, और फिर मैंने आपको ये बताया कि हाँ ये इस थ्योरी का पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाइड है। इट इज इन वर्चुअल ऑफ इन अकॉर्डेंस विद दिस ट्रीटी, इट इज इन अकॉर्डेंस विद दिस थ्योरी। तो इसी तरह से आपने भी पेपर के अंदर थ्योरी अप्लाई करनी है। एक छोटी सी एग्जांपल थी, वो हम लोग एक अलग से भी उस पर लेक्चर करेंगे, लेकिन लिबरलिज्म के बारे में इतना ही। और आई होप आपको लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड। और इसके अलावा हुआ क्या था इसके बाद, जब कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो कोल्ड वॉर के खत्म होने पे कोल्ड वॉर ऐसे खत्म हुई कि ना तो कोई इंस्टीट्यूशन बनी, इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी यूएन, लेकिन यूएन ने वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं करवाया। ना ऐसा हुआ कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हुई, वॉर हुई। तो जब कोल्ड वॉर खत्म हुई तो वो एक ऐसा फिनोमेना था कि ना उसको नियो रियलिस्ट एक्सप्लेन कर पाए, ना उसको नियो लिबरल्स एक्सप्लेन कर पाए। तो फिर एक नई थ्योरी आई कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से, और कंस्ट्रक्टिविज्म फिर ये एक्सप्लेन कर पाई कि कोल्ड वॉर खत्म हुई तो वो क्यों हुई, उसके पीछे क्या बातें थी। इस चीज को, जिसको नियो रियलिस्ट और नियो लिबरल्स नहीं जस्टिफाई कर पाए कि वो कैसे हुआ, इसको हम लोग जस्टिफाई करेंगे अगले लेक्चर में जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही था। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी तो वो देखते रहिए, क्योंकि आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा और आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते साथ ही नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको इसका फायदा हो सके। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।